हेलो गाइस। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम जो मॉडर्न थ्योरी है एवोल्यूशन का, उसका एक एक करके सब टॉपिक्स या उसका जो रीज़न्स है वो देखेंगे। तो पहला हम इसमें डिस्कस करेंगे नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का बेसिकली दो फीचर है। पहला है रिप्रोडक्टिव सक्सेस, जो ये कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्टेड है इन्वायरमेंट में और वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स देगा, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा है। एंड एनकरेजमेंट टू बेनिफिशियल जीन्स ये कहता है कि नेचुरल सिलेक्शन वो जीन को एनकरेज करेगा जो इन्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट है, इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं ताकि आगे उनका पॉपुलेशन बढ़े। इसका एग्जांपल है कि बीटल में एक ग्रीन कलर बीटल है, एक रेड कलर बीटल है। तो जो ग्रीन वाला बीटल है वो लीफ में कैमोफ्लाज कर सकता है, कैमोफ्लाज इन द सेंस कि वो उसमें छुप जाएगा तो प्रेडेटर उसे खाएंगे नहीं। और रेड वाला ईज़िली विजिबल है तो वो दिख जाएगा। तो इसलिए ग्रीन वाला जो है वो बेटर है, इसलिए उसका ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीन होगा और उसका पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगा। नेचुरल सिलेक्शन हम देखें तो ये है क्या, ये एक एवोल्यूशन का मैकेनिज़्म है और ये सिंपली कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म मोर अडेप्टेड है एनवायरनमेंट के हिसाब से वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे और अपना जीन्स अपने ऑफस्प्रिंग को पास करेंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन का हमारा बेस्ट एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एंड रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड्स इन इंसेक्ट्स। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में आगे टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जब एक्सप्लेन करूँगी तो उसमें मैं उससे डिटेल में डिस्कस कर लूँगी। हम देखते हैं रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड्स इन इंसेक्ट्स। तो पहले इंसेक्ट को मारने के लिए, मेनली जो मस्क्यूटो है उसे मारने के लिए डीडीटी यूज़ किया जाता था, लेकिन कंटिन्यूस डीडीटी यूज़ करने के बाद क्या हुआ कि नेचुरल सिलेक्शन हुआ एंड जो मस्क्यूटोज़ डीडीटी से रेजिस्टेंट थे या उनमें वो रेजिस्टेंस वाला जीन था वो सरवाइव किए एंड आगे रिप्रोड्यूस करके अपने जनरेशन्स को कंटिन्यू किया। ये है हमारा रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड्स और डीडीटी इन इंसेक्ट्स। ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो आपको मेनली पता होगा, आपने क्लास 12 में भी देखा होगा कि 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, स्टेबलाइजिंग, डिसरप्टिव एंड डायरेक्शनल। ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। पहले हम देखते हैं, इस ग्राफ के थ्रू हमें सब समझ में आ जाएगा। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो है वो किसी एवरेज कैरेक्टर को फेवर करता है। ये हमारा एवरेज कैरेक्टर को फेवर करेगा। जैसे समझिए ये ग्राफ हमारा कैरेक्टर को दिखा रहा है, इस साइड कोई एक्सट्रीम कैरेक्टर है, इस साइड कोई एक्सट्रीम कैरेक्टर है, बीच में हमारा एवरेज कैरेक्टर पड़ेगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइट का, ह्यूमन हाइट, या फिर और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लेते हैं एग्जांपल वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज़ का। तो एवरेज वेट मान लीजिए 7.3 है एवरेज वेट। ये ज़्यादा वाले साइड में मान लीजिए 10 या उससे ज़्यादा है वेट, एंड कम में 5 और उससे कम है वेट। तो जो एवरेज वेटेड बेबीज़ होते हैं जो 7.3 पाउंड्स के हैं, उनका सर्वाइवल वैल्यू, सर्वाइवल रेट सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द हैवी बेबीज़ और द लाइट वेटेड बेबीज़। तो ये दिखाता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को कि जो एवरेज कैरेक्टर है, मैक्सिमम जो पाया जाता है वही सर्वाइवल के लिए बेस्ट है। एवरेज कैरेक्टर मैक्सिमम नंबर में पाया जाता है। इसे हम एवरेज कैरेक्टर को हम नॉर्मलाइजिंग कैरेक्टर भी कहते हैं, नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन भी कहते हैं। और ये एक्सट्रीम वेरिएंट्स जो होते हैं, मतलब एक्सट्रीम सिचुएशंस जो है उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। इसमें हाइट भी आ जाएगा हमारा।
ये होमोजेनिटी लाता है पॉपुलेशन में। अगर ये एक ही तरह के इंडिविजुअल को फेवर कर रहा है तो सारे इंडिविजुअल्स एक ही तरह के होंगे, तो एक होमोजीनस पॉपुलेशन बनेगा एंड एवरेज वैल्यू को ये फेवर करता है। नेक्स्ट है हमारा डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन में जस्ट ऑपोजिट है केस। हमारा जो एवरेज कैरेक्टर था उसे छोड़कर दोनों जो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स हैं वो फेवर होंगे, इसलिए जो बीच का एवरेज कैरेक्टर वाला पार्ट था उसका ग्राफ इस तरह नीचे आ गया है और दोनों जो एक्सट्रीम कैरेक्टर है उसका ग्राफ ऊपर हो गया है। तो ये ग्राफ्स बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्राफ्स याद रखना और कैसे बनेगा ये बनाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इस ग्राफ में हमें 2 पीक दिख रहा है, एक से ज़्यादा पीक होता है और ये एक्सट्रीम कैरेक्टर्स को फेवर करता है, मीन कैरेक्टर को हटाता है पॉपुलेशन से। तो इसको हम डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डाइवर्सिफाई कर रहा है पॉपुलेशन को और हेट्रोजीनस पॉपुलेशन ला रहा है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ ला रहा है, हेट्रोजीनस एनवायरनमेंट में ये वर्क कर रहा है। अच्छा, जैसे अगर हमें इसका एग्ज़ाम्पल देखना हो तो इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल क्या है? डार्विन्स फिंचेस। डार्विन्स फिंचेस में जो नॉर्मल बीक था उससे हट के लॉन्ग बीक, शॉर्ट बीक सारा इवॉल्व किया ताकि अलग अलग टाइप के वो फूड को ऑब्टेन कर सके और कंपटीशन कम हो। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल का मतलब कि कोई एक कैरेक्टर को, ये मान लीजिए हमारा बीच में था एवरेज कैरेक्टर, इधर है मैक्सिमम में एक वेरिएंट है, इधर एक मिनिमम में वेरिएंट है, तो ये कोई एक साइड को ज़्यादा फेवर करता है। अगर हम हाइट का एग्जाम्पल लिए, इसमें हाइट का एक्चुअल में डायरेक्शनल सिलेक्शन में हाइट का नहीं आता है, बट आपको समझाने के लिए कि एवरेज हाइट जनरली फेवर किया जाता है, लेकिन कभी ऐसा हो कि लॉन्ग इंडिविजुअल्स को फेवर किया जा रहा है, उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, या फिर शॉर्ट इंडिविजुअल्स का सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि डायरेक्शनल सिलेक्शन हो रहा है। इसका एग्ज़ाम्पल, इसे हम डायरेक्शनल सिलेक्शन कहेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया। डायरेक्शनल सिलेक्शन को हम प्रोग्रेसिव सिलेक्शन भी कहते हैं और ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स को एलिमिनेट करता है और जो स्पेशल फिनोटाइप है, कोई एक स्पेशल चीज़, उसे ये फेवर कर रहा है। तो ये हमारा डायरेक्शनल सिलेक्शन हो गया। अब इसमें हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आएगा और उस एग्जाम्पल का नाम है हमारा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इसका एक और एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स के समय जो हॉर्स है उसका लिम्ब जो है वो लॉन्ग हो गया, फिर मोलर बने, टीथ में मोलर बने, लिम्ब लॉन्ग हो गया, लेकिन जो टोज़ के नंबर थे वो डिक्रीज़ हो गए। तो ये सब डायरेक्शनल है, मतलब वो एक कैरेक्टर को फेवर कर रहा है, लॉन्ग लिम्स को फेवर करेगा, फिर मोलर को फेवर करेगा, फिर टोज़ के साइज़ के रिडक्शन को फेवर करेगा। तो ये कोई एक पर्टिकुलर साइड में जाके, जैसे आप कहेंगे कि लॉन्ग लिम्स तो नॉर्मल कैरेक्टर है, वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल कैरेक्टर होता नॉर्मल साइज्ड लिम्स। एक साइड आपका वेरिएशन आ रहा है लॉन्ग लिम्स का, एक साइड आ रहा है शॉर्ट लिम्स का, तो हॉर्स में लॉन्ग लिम्स को फेवर किया जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल है डायरेक्शनल सिलेक्शन का। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ये अगर आप समझ ले तो ये है बहुत इजी और एग्ज़ाम में फिर आप आराम से लिख सकते हैं। इट विल बी वेरी स्कोरिंग एंड इसके डायग्राम्स के साथ आप इसे समझ ले, देन इट विल बी वेरी गुड। तो देखिए इसमें हुआ क्या कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, ये आपने 12th में पढ़ा होगा, सेम चीज़ है। देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तब जो ट्रीज़ थे, ट्रीज़ में लाइकेन ग्रो होता था।
लाइकेन ग्रो होता था तो इसका ट्री का कलर ऑलमोस्ट वाइट या ग्रीश टाइप का कलर था। तो उसमें जो लाइट कलर के मॉथ थे उनका पॉपुलेशन ज़्यादा था, और जो डार्क कलर्ड के मॉथ थे उनका पॉपुलेशन कम था। क्यों? क्योंकि लाइट कलर वाले ट्री के साथ छुप जाते थे, डार्क वाले नहीं छुपते थे, अलग से दिखते थे, तो ये प्रेडेटर इसे खा सकता है। तो इसलिए इसका रेट कम हो गया, सर्वाइवल रेट कम हो गया, और जो लाइट वाले मॉथ थे वो ज़्यादा अडेप्ट कर पाए, मतलब कि फेवर किए इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ, और इसलिए वाइट वाले सरवाइव कर पाए क्योंकि वो बैकग्राउंड के साथ कैमोफ्लेज कर पा रहे थे, प्रेडेटर उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए उनका नंबर फाइनली डिक्रीज़ हो गया। फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो पहला वाला का ग्राफ देखिए, ये इस साइड लाइट कलर्ड मॉथ है, इस साइड डार्क कलर्ड मॉथ है, तो लाइट के साइड ये ज़्यादा कर्व होगा। फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब पल्यूशन बढ़ा, पल्यूशन के कारण जो SO2 रिलीज़ होता है उसके कारण जो ट्री में लाइकेन था, लाइकेन पल्यूशन इंडिकेटर है, लाइकेन SO2 के एब्सेंस में ग्रो करेगा, लेकिन SO2 इन्वायरमेंट में अगर बढ़ जाएगा तो लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। तो जो ट्री के ट्रंक्स थे वो लाइकेन के कारण लाइट कलर्ड के थे, अब लाइकेन उसमें नहीं है तो ये डार्क कलर का हो गया है। तो जो ब्लैक कलर के मॉथ है या डार्क कलर के मॉथ है वो तो इसमें छुप जाएंगे, लेकिन जो लाइट कलर के मॉथ है ये आसानी से दिखेंगे और प्रेडेटर इसे अटैक कर लेगा। तो इसलिए लाइट कलर्ड वाले मॉथ का पॉपुलेशन कम हो गया, डार्क कलर्ड वाले मॉथ का पॉपुलेशन बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि लाइकेन का भी डेथ हो गया था तो उसके कारण वो कलर चेंज हो गया ट्री का, इसलिए डार्क कलर वाले आसानी से कैमोफ्लेज कर पाए और प्रेडेटर से बच गए। फिर पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज़ में क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ ने कोल के बदले इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना शुरू किया ताकि पल्यूशन कम हो, एंड इसके कारण जब SO2 का कॉन्सेंट्रेशन इन्वायरमेंट में कम हो गया, या कह सकते हैं कि नॉर्मल हो गया, तब लाइकेन वापस से ग्रो करना शुरू किया, डिपॉजिट हुआ ट्री ट्रंक्स में, वापस ट्री ट्रंक का कलर लाइट हो गया। तब फिर वापस लाइट कलर्ड वाले मॉथ प्रेफर हुए, उनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ, डार्क कलर वाले मॉथ का पॉपुलेशन डिक्रीज़ होने लगा। तो इसलिए पहले केस में हमारा डायरेक्शनल सिलेक्शन में लाइट कलर्ड वाले मॉथ प्रेफर्ड हुए, दूसरे केस में डार्क कलर्ड वाले प्रेफर हुए डायरेक्शनल सिलेक्शन से, फिर थर्ड केस में वापस लाइट कलर्ड मॉथ में डायरेक्शनल सिलेक्शन हुआ। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल मेलानिज़म एक बेस्ट एग्जांपल है डायरेक्शनल सिलेक्शन का, एंड ये काफ़ी इजी था, इस तरह से हमें ये समझ में आ गया। तो नेचुरल सिलेक्शन जो पूरा कहानी है ये बस इतना ही है कि ये क्या होता है, और इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं मेन इसे समझने के लिए, एंड इसमें नेचुरल सिलेक्शन हमारा ख़त्म हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे नए टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट्स हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए।